ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शास्त्रीय एवं आधुनिक समाज शास्त्रीय सिद्धांत की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ME पूर्वार्ध समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम नौकरशाही या अधिकारी तंत्र के रूप में समझेंगे, पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम समझ सकेंगे मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र की अवधारणा का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया, किस तरह उन्होंने इस अवधारणा के पीछे के प्रयोजन को स्पष्ट किया है, अधिकारी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं और इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों की क्या स्थिति होती है। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं, इनके आधार पर अन्य विद्वानों का क्या अभिमत है, इस सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस विषय पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित अन्य विचारों को हम अपने पूर्व व्याख्यानों में उल्लेख कर चुके हैं। इन्होंने सत्ता शक्ति की अवधारणा को भी दिया और इन्होंने यह बताया था कि सत्ता जब कोई शक्ति किसी पद में या संस्था में निहित हो जाती है, तब वह सत्ता का स्वरूप ले लेती है और वैधानिक सत्ता का क्रियान्वयन यदि हम देखें तो नौकरशाही के रूप में हमें दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की जो परिस्थितियां थीं, उनमें औद्योगिकरण के परिणामों को, आधुनिकता के उद्भव को, प्रचार को मद्देनजर रखते हुए यदि हम समाज के ऊपर व्यापक दृष्टिकोण डालें तो मैक्स वेबर का यह मंतव्य था कि उस समय समाज की जो परिस्थितियां थीं उनमें तीव्र गति से बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, राष्ट्रवाद का उदय, कानूनों का प्रयोग,
जनसंचार के साधनों का बढ़ना, तकनीकी का विकास, कतिपय ऐसे कारण या परिस्थितियां समाज में मौजूद थीं जिनमें तार्किक ढंग से एक ऐसे स्थायी संगठन की आवश्यकता थी जो राज्य के लक्ष्यों को पूरा कर सके। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक नौकरशाही पूंजीवाद के विकास की तर्क संगत अभिव्यक्ति माना जा सकता है। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि नौकरशाही कर्मचारी तंत्र पहले नहीं था। पहले भी यह किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान था। यदि आप इतिहास पे नज़र डालें तो हम इस बात का उल्लेख अवश्य करेंगे कि गुप्त साम्राज्य में, मौर्य युग में ऐसा उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी इस बात का जिक्र किया है कि राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्मचारियों का एक तंत्र हुआ करता था। इसी तरह से यूरोपीय समाज में, रोम में, मिस्र में भी हम इस तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य पाते हैं कि जब शासक के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी वर्ग हुआ करता था। लेकिन आधुनिक नौकरशाही एक भिन्न स्वरूप में समाज में हमें दिखाई देती है। अगर हम वेबर के अनुसार इस बात को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि वेबर इसे एक स्थायी संगठन के रूप में स्वीकार करते हैं जो बहुत से व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ काम होता है। इस तरह से अगर हम इसे सामान्य दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी न किसी संगठन की मदद हमें लेना होती है और तंत्र की या कर्मचारियों के जो कर्तव्यों का, भूमिकाओं का वितरण है वह उसमें हम सहज रूप से पाते हैं। जैसे जन्म के समय अस्पताल में जो स्वास्थ्य प्रशासन है इसे देखा जा सकता है। शिक्षा ग्रहण करते हैं तो विद्यालय प्रशासन को हम देखते हैं और जैसे जैसे आगे हम देखते हैं तो हमारे जीवन के जितने लक्ष्य हैं उसमें हमें किसी न किसी संगठन या प्रशासन के अंग को व्यवहार के रूप में हम उससे रूबरू होते हैं। तो इस तरह से अधिकारी तंत्र वर्तमान समाज की, लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकता के रूप में सामने आता है। मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है हम उन पर भी क्रमशः प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम तो वेबर का यह मंतव्य था कि नौकरशाही या अधिकारी तंत्र एक औपचारिक संगठन है जिसमें व्यक्ति अवैयक्तिक संबंधों के आधार पर काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें लिखित नियमों की व्यवस्था होती है। लिखित नियम, लिखित निर्णय, लिखित निर्देश, सारी चीजें लिखित, यानी व्यक्तिगत रूप से हम अधिकारी तंत्र में पाते हैं कि नियम पर आधारित कार्य का एक संगठन। यदि आप प्रशासनिक तंत्र को ध्यान से देखेंगे तो अगली विशेषता को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यदि जिला प्रशासन में आपने देखा कि कलेक्टर प्रमुख पद है, फिर इसके बाद डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी। यह जो क्रम है, इस क्रम को समझने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि अधिकारी
और कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन जिसमें प्रमुख पद पर एक व्यक्ति होता है, उसके अधीनस्थ अन्य कर्मचारी काम करते हैं, यानी पद सोपान क्रम का संगठन होता है। अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे के साथ अधिकार और कर्तव्यों का पालन नियमों के आधार पर करते हैं और हर एक व्यक्ति के पास जो काम होता है वह उस क्षेत्र में अपनी विशेष योग्यता के कारण उस पद को धारण करता है। विशिष्टीकरण, विशेषीकरण पर बेवर ने मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया। इस तरह हम देखते हैं कि अधिकारी तंत्र एक औपचारिक संगठन है जिसमें पद सोपान संस्तरण, लिखित नियम और अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं, जैसे यदि कोई पुलिस कर्मचारी किसी अपराधी को पकड़ेगा तो दंड देने के लिए विधान तय करना अलग निकाय करेगा। तो इस तरह से कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं और पूरा तंत्र समन्वित ढंग से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख मिलता है कि अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती निश्चित मानदंडों पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्णकालिक सेवा के लिए की जाती है। यानी भर्ती का अपना एक नियम है, पदोन्नति कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य विशेष रूप से करने के आधार पर और परीक्षा के माध्यम से भी संभव है। पूर्णकालिक रूप से अधिकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि कार्य शासन के नियमों के विपरीत हो या लक्ष्य प्राप्ति में व्यवधान हो तो कर्मचारी की पद अवनति भी संभव है। कोई भी कर्मचारी त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन शासन के नियमों के हिसाब से उसकी सेवाएं शर्तों के आधार पर निश्चित अवधि के लिए रखी जाती हैं। जो शासकीय संपत्ति है या उत्पादन का जो लक्ष्य है, उससे अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि वह उस निकाय में, संस्थान में कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा है, अर्थात वह नियम पर आधारित उसके जो दायित्व हैं उसका निर्वाह करेगा, ना कि उन वस्तुओं साधनों पर स्वामित्व स्थापित करेगा जिस पर राज्य का प्रशासकीय संस्थाओं का नियंत्रण है। तो बेबर ने जहां एक और नौकरशाही में किस तरह से इसकी लाक्षणिक विशेषताएं हैं इनको स्पष्ट करने का प्रयास किया, साथ ही अधिकारी और कर्मचारी के क्या दायित्व होते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस तरह से अंतःक्रियात्मक ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सामूहिक प्रयास करते हैं, इसका भी उल्लेख किया। यह व्यवस्था आधुनिक पूंजीवादी और लोकतांत्रिक समाजों के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा बेबर का मानना था। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स नौकरशाही के पक्ष में नहीं थे। मार्क्स ने जिस क्रांति का आह्वान किया उसका अंतिम लक्ष्य था राज्य की समाप्ति और इस तरह के अधिकारी तंत्र का उन्मूलन। मार्क्स प्रशासकीय तंत्र के स्थान पर जन भागीदारी प्रयासों को महत्व देने पर बल देते थे, लेकिन बेबर का यह मानना था कि नौकरशाही कर्मचारी संगठन आधुनिक समाज की अनिवार्यता है, अन्यथा इतने विशाल समाज में विशाल जनसंख्यात्मक समूह को, व्यापार को और राजनीतिक जो सुरक्षा है, शेष जितने भी लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करना बगैर किसी स्थायी संगठन के संभव नहीं है। बेवर ने जिस तरीके से
नौकरशाही के पक्ष में अपने विचारों को रखा और इसकी आवश्यकता पर बल दिया। अन्य विद्वानों का क्या अभिमत है, इस पर भी हम विचार करेंगे। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन का यह मंतव्य था कि नौकरशाही का प्रकार्यात्मक पक्ष यह है, जैसा कि वेबर ने उल्लेख किया है, कि अवैयक्तिक संबंधों पर आधारित या औपचारिक संगठन है जिसमें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत द्वेष, लगाव या किसी अन्य पूर्वाग्रह के सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। यही वजह है कि जो प्रमुख प्रशासक है वह अपने अधीनस्थ को अपना कोप भाजन का शिकार नहीं बना सकता। यानी हर एक कर्मचारी नियमों पर आधारित काम करता है और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो किसी तरह का संघर्ष या किसी तरह का मतभेद संगठन में पैदा नहीं होता। इस प्रकार्यात्मक पक्ष को मर्टन ने स्पष्ट किया और वेबर की बात को तर्कसम्मत ठहराया। लेकिन इसका अकार्यात्मक पक्ष यह है कि प्रशासनिक जो लक्ष्य हैं उसमें चयन प्रक्रिया में जिन अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती होती है या जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया होता है, वह प्रशिक्षण निरंतर अगर नई परिस्थितियां पैदा होती हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उससे तालमेल बैठाया जा सके। यानी बदलती परिस्थितियों में जो कर्मचारी हैं वे अपनी योग्यता के हिसाब से काम कर सकें, यह आवश्यक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि व्यावसायिक एक मानसिकता तैयार हो जाती है कर्मचारी की कि पूर्णकालिक यह उसकी सेवाएं हैं और उन्हें इतने समय तक काम करना है। सामान्य रूप से यह उनका अधिकार है। तो वेतन प्राप्त करना, सुविधाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करके कर्मचारी अपनी सुविधाओं का उपभोग करने लगते हैं और इस तरह से व्यवसाय में कोई नवाचार या उनकी अभिरुचि नए सिरे से पैदा नहीं होती। इसके अलावा गोल्डनर ने औद्योगिक नौकरशाही की चर्चा करते हुए यह बतलाया कि जिन नियमों के बारे में मैक्स वेबर का यह कहना था कि नियम प्रभावी होते हैं, लिखित नियम होते हैं और नियमों पर आधारित संगठन एकीकरण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करता है। तो उनका यह मंतव्य था गोल्डनर का कि नियम दिखावटी तंत्र के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्होंने औद्योगिक स्थानों पर जो खान में कार्यप्रणाली है इसका जिक्र करते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि विस्फोटक सामग्री होने पर यह निर्देश लिखित रूप से प्रतिष्ठान में प्रत्येक कर्मचारी के पास होता है कि वहाँ किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को नहीं ले जाना है। लेकिन इसके बाद यदि कोई इंस्पेक्शन या कोई ऐसा कार्यदल आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आता है तो प्रत्येक कर्मचारी सजग होता है, अन्यथा वह नियमों को शिथिल कर देता है। यानी नियम दिखाई देने के लिए होते हैं, वास्तविक प्रयोग उनका कम होता है। इसके अलावा हम भारतीय समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे के बारे में यदि उनके विचारों का यहाँ हवाला देने का प्रयास करेंगे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में 4 गुण अनिवार्य होते हैं: क्षमता, भविष्यवाणी करने में सहायक, औपचारिकता और तत्परता। उनका ऐसा मंतव्य था कि भारतीय समाज में ये चारों गुण यदि हम देखें तो कुछ कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि हम आए दिन भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की जो खबरें समाज में सुनते हैं, दरअसल यह प्रशासनिक तंत्र का एक शैथिल्य या नियमों को इस तरीके से अपनाने की प्रणाली दिखाई देती है
जिसे सामान्य रूप से समाज में गिरते सामाजिक मूल्यों से वैधता मिल गई है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में भ्रष्टाचार का जो जाल फैला हुआ है, दरअसल यह जो नियम है इनको दरकिनार करने का एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जिस तरीके से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना या राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारी तंत्र अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका कोई विकल्प भी नहीं हो सकता, ऐसा माना जा सकता है। और शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि भारत में जो आधुनिक नौकरशाही का उद्भव हुआ था 1861 में एक अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती, और फिर इसके बाद आगे इनका सिलसिला जारी रहा। भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका यह कहना था कि यदि हम अधिकारी तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक तरह से अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। यानी प्रशासन को नियमबद्ध तरीके से एक अनिवार्य रूप से समाज की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया, जिससे कि हम राज्य के जो उद्देश्य हैं, कानूनों का जो प्रयुक्तिकरण है, वह ठीक से कर सकें। तो विद्यार्थियों, ये कुछ विचार थे जिसमें कि हमने यह समझने का प्रयास किया कि मर्टन ने जो अधिकारी तंत्र की विशेषताएं बताई हैं, उस पर अन्य विद्वानों का क्या अभिमत था। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आज के समय की बदलती हुई परिस्थितियों में अधिकारी तंत्र में लिखित जो निश्चित नियम बताए गए हैं, उनके आधार पर क्या अधिकारी तंत्र आज भी सार्थक है। यदि हम देखें तो दोनों बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो यह है कि जो वेबेरियन मॉडल है या जो वेबर ने जो पद्धति सुझाई है, इसकी एक खास बात कि नियमबद्ध तरीके से काम करना और लिखित नियमों पर आधारित प्रशासनिक तंत्र, यह बात तो उचित है। लेकिन आगे जो और भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट पद, तो आज जब हम देख रहे हैं कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण का जो दौर चल रहा है, इसमें जिस तरीके से तेजी से सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ी है, उद्योगों में भी जो उत्पादन, विनिमय और जो आदान प्रदान एक देश का दूसरे देश के बीच में हो रहा है, इस समय में बहुत तरीके के कार्यों की आवश्यकता है। यानी सिर्फ प्रशिक्षण मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि मल्टी स्किल्ड, बहुप्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। यानी सिर्फ विशेषज्ञ हो किसी एक कार्य में इतना काफ़ी नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में, बल्कि हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। और नियम अगर बहुत सख्ती से पालन किए जाते हैं तो उनमें एक तरह से जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, वह नवीन परिस्थितियों में तालमेल बैठाने के लिए कुछ इस तरह के वातावरण की भी आवश्यकता है जिसमें कि प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यों के परिणाम सामने देखे जा सकें। यानी हमारा जो लक्ष्य है, इसको हम बदलते संदर्भों में प्राप्त करें। इसके लिए वेबर के द्वारा सुझाए गए जो अधिकारी तंत्र के लक्षण हैं, इनमें कुछ लक्षणों में वर्तमान संदर्भों में नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अन्य संदर्भों में हम इस बात पर चर्चा करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वेबर ने जिस सिद्धांत की बुनियाद रखी और जो उन्होंने तर्क दिए, वे आज भी प्रासंगिक हैं और उनके समाजशास्त्रीय सिद्धांत को कहीं से कमतर नहीं आंका जा सकता।
विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने समझा कि किन परिस्थितियों में या पूंजीवाद के प्रसार के साथ ही आधुनिक नौकरशाही का विकास किस तरह हुआ। वेबर ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया है। जैसा कि आपने समझा, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि, जनसंचार साधनों का बढ़ना, इन परिस्थितियों में तकनीकी का विकास और विशाल जनसंख्यात्मक समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी था कि समाज में व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से कार्य की देखरेख में लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। अतः नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र की आवश्यकता बलवती होती गई और दुनिया के प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में नौकरशाही को अपनाया गया। बढ़ता हुआ श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण वेबर की नौकरशाही का मुख्य आधार रहा। उन्होंने ये कहा कि औपचारिक संगठन के रूप में एक स्थायी संगठन कर्मचारियों का जो काम करता है वह लिखित नियमों और विशिष्टीकरण, कर्तव्यों और अधिकारों के अलग अलग विभाजन के आधार पर संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। और इस तरह से आदर्श नौकरशाही का जो आदर्श प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किया वह विकसित औद्योगिक समाजों में, लोकतांत्रिक समाजों में और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता साम्यवादी समाजों में भी नौकरशाही का प्रारूप विद्यमान रहा है। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि हमारे जीवन के जितने पक्ष हैं, इनमें जहाँ भी हमें आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अलग अलग संगठनों को पाते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में जिस तेजी से विकास के नए प्रतिमान समाज में स्थापित हो रहे हैं, उनमें शासकीय प्रयासों के अलावा गैर शासकीय प्रयासों का भी तेजी से प्रसार हुआ है। पर अगर हम उनमें भी देखने का प्रयास करें तो उनमें भी कर्मचारियों का या कार्यों के विभाजन को देखा जा सकता है। यानी कार्य का विभाजन किसी भी सहयोग के साथ जब हम किसी तत्परता और कार्यकुशलता के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो एकीकरण की दशा निर्मित होती है और नौकरशाही इसी का एक प्रयास है। निश्चित तौर पर जो शासकीय निकाय हैं वे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन परिस्थितियों की दृष्टि से परिवर्तन अपरिहार्य होता है और यही कारण है कि हमने मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित जो विशेषताएं हैं, जो सिद्धांत दिया गया है नौकरशाही का, इसके विविध पक्षों पर विचार किया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवीलता दुबे। निवेदक हैं विवेक कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।